जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। इससे पहले हम लोग कई क्लासेस को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन समस्त क्लासेस का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के पढ़ लीजिए। सीधे इंग्लिश ट्रांसलेशन पार्ट प्लेलिस्ट से के नाम से प्लेलिस्ट का ही लिंक दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें और आने वाले महत्वपूर्ण क्लासेस भी आपको मिलती रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप में हम लोग देख लेते हैं, पुनरावृत्ति में हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पूरा समाप्त कर लिया है, और इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन चल रहा है। तो ट्रांसलेशन में हम लोगों ने यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, और यहाँ से देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओर देखें तो इसका प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बेटा? तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि पूरा हो चुका हो। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। और कंटीन्यूअस मतलब होता है जारी। तो ऐसा काल जो थोड़ा सा पूरा हो चुका है, थोड़ा सा जारी है, यानी कि अर्धपूर्ण कह सकते हैं, और टेंस का कह सकते हैं काल। अब अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखें कि इसे कैसे पहचानेंगे, तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों। देखिए, वाक्य में कंटीन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा ही, कार्य का जारी होना भी पाया जाएगा, और साथ ही क्या हो, वाक्य में वर्तमान काल में कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया हो। क्या चीज़ें हैं? अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द हों, और वाक्य में वर्तमान में कार्य का जारी होने का समय भी दिया गया हो, कि कार्य कब से शुरुआत हुआ है। तो वह वाक्य बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसे ये पता हो कि हाँ, ये वाक्य कब से शुरू हुआ है, काम कब से शुरू हुआ है, और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी शब्द हों, तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग बेटा चलते हैं सीधे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए, कंटीन्यूअस में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन वहाँ पर समय नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर क्या है बेटा? तो यहाँ पर इसका समय भी दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा सिंगुलर नाउन और ही, सी, इट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये हैज़ और बीन आया कहाँ से? तो देखिए, टेंस का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने कौन सी सहायक क्रिया लगाई है? अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने हैज़ लगाया है। और कंटीन्यूअस में क्या लगा रहे थे? तो उसमें हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा रहे थे। कौन सा चीज़? जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इज, एम, आर लगाएंगे, और पास्ट कंटीन्यूअस में है तो क्या लगाएंगे? वाज, वेयर लगाएंगे। तो बेटा कंटीन्यूअस में इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा रहे थे, और ये सभी क्या हैं? बी वर्ब के पार्ट हैं। तो जब हम हैज के साथ होते हैं तो थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर बी का ही थर्ड फॉर्म लगा लिया गया। क्या लगा लिया गया? बी का ही थर्ड फॉर्म हो गया, तो क्या हो गया? बीन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ की दोनों टेंस की सहायक क्रिया मिला करके क्या बनती है? हैज़ बीन बनता है। मतलब परफेक्ट का हैज़ या हैव, और कंटीन्यूअस के अनुसार सहायक क्रिया बी लेते हैं तो बी का थर्ड फॉर्म हो जाता है, बीन हो जाता है।
इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्लूरल नाउन। दूसरा नियम कह रहा है प्लूरल नाउन और आई वी यू दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मतलब एक वचन करता है तो हैज बीन लगेगा, और अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ में हैव बीन लगेगा। अब हैज़ या हैव कहाँ से आ रहा है? तो परफेक्ट से आ रहा है, और बीन कहाँ से आ रहा है? तो कॉन्टिन्यूअस से आ रहा है। आशा है आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और अब हम चलते हैं अगले पेज की ओर। अगले पेज पर अभी कुछ नियम और है। तो कुछ नियम ये है बेटा कि इस काल के सभी वाक्यों में, अब देखिए परफेक्ट के लिए हम लोगों ने बीन का ही थर्ड फॉर्म, बीन ही तो थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म ही बीन है, तो वो हम लोगों ने लगा लिया। कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोगों ने अभी वर्ब का फॉर्म नहीं लगाया है। तो इस काल के सभी वाक्यों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगाते हैं? तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि सभी वाक्यों में, वो चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सब में हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? तो सब में हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं, तो बेटा कह रहा है निश्चित समय। अब निश्चित समय में कौन कौन सा? क्योंकि कार्य के जारी होने का समय भी तो दिया जाएगा। तो समय दो प्रकार से होगा, एक निश्चित समय होता है और दूसरा अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय जिसमें क्या आता है? जन्म से है, कोई भी घड़ी का समय हो, घड़ी का समय मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस प्रकार से जो बजे वाला समय आता है ना, ये घड़ी में जो बजते हैं समय। दिन का भाग हो, दिन का भाग मतलब जैसे सुबह है, दोपहर से है, शाम से है, मध्यरात्रि से है, तो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी दिन के भाग हैं। दिन के नाम हो, दिन के नाम में जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं मतलब सोमवार से मंगलवार से, यानी कि सप्ताह के जो दिन होते हैं इनमें से कोई भी नाम ले लिया जाए। महीने का नाम है, जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में किसी भी महीने का नाम हो। अच्छा, ये निश्चित कैसे हैं? देखिए सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, घड़ी में 1 बजे के बाद 2 ही बजेगा, तो ये क्या है? निश्चित है ना, उनका क्रम निश्चित है। दिन के नाम और महीने के नाम में जनवरी के बाद सीधे दिसंबर नहीं आएगा, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, इस तरीके से। वर्ष के नाम में, वर्ष के नाम में जैसे 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया आदि। तो इन ये सभी क्या है बेटा? निश्चित समय है। इन सब के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इन सब के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? तो सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय जब होगा वाक्य में, कार्य के जारी होने का जो समय है, यदि वह इन सब में से है तो इन सब के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा हम लोग दूसरा यानी अगला नियम, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय मतलब जैसे कुछ समय से कह दिया गया। कुछ समय का मतलब जैसे 10 मिनट हो सकता है, 1-10 सेकंड भी हो सकता है, से लेकर के 2-4 10 घंटे 20 घंटे, इस तरीके से वो क्या कहलाता है? अनिश्चित समय। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 घंटे से, तो वो ये नहीं पता है कि वो 1 घंटा कितने बजे से जोड़ा जा रहा है। कुछ दिन से कहा गया, कुछ दिन मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इस प्रकार से अगर कहा जा रहा है तो वो भी नहीं पता है कि क्यों किस दिन से जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 दिन से, तो वो 2 दिन सोमवार से जोड़ा जा रहा है कि मंगलवार से जोड़ा जा रहा है कि बुधवार से जोड़ा जा रहा है, ये कोई पता नहीं है। कुछ महीने से मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस प्रकार का जो समय है बेटा ये अनिश्चित होगा। ऐसे ही कुछ वर्ष से मतलब कह दिया जाए जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इस प्रकार से जो वर्ष का समय दिया गया वो वर्ष का समय क्या होता है? अनिश्चित समय होता है। वर्ष से जो कहा गया वो कैसा समय होता है बेटा? तो वो अनिश्चित समय होता है। और इस सब के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर समय निश्चित है तो उसके लिए सिंस लगेगा, और अगर समय अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगेगा। इतने नियम आपके इसमें हैं। कुल मिलाकर के कितने नियम हो गए? तो 5 नियम हो गए। एक तो आपका हो गया कि एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन, एक वचनकर्ता और ही सी इट के साथ में हैज़ बीन। दूसरा आपका हो गया कि बहुवचनकर्ता और आई वी यू दे के साथ में हैव बीन। तीसरा आप लोगों का हो गया कि सभी वाक्यों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और चौथा आप लोगों का हो गया कि निश्चित समय के लिए सिंस। और पांचवा आप लोगों का हो गया अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया गया है।
अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कि वाक्य को हम कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपका लगेगा सब्जेक्ट, जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव ले लेंगे, यानी कि एक वचन होगा तो हैज़ लेंगे, बहुवचन होगा तो हैव लेंगे। और बीन आपको दोनों के साथ में लेना है, चाहे आपने हैज़ लिखा हो चाहे हैव लिखा हो, बीन का प्रयोग आपको दोनों के साथ में करना है। इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे और उसके बाद उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे। फिर जो कुछ बचा होगा यानी अन्य शब्द में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड में उन सबको लिखेंगे। उसके बाद में हम समय के अनुसार, समय निश्चित है कि अनिश्चित है, इसके अनुसार वहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग बेटा समय को लिख देंगे। यानी अगर निश्चित समय है तो सिंस लिखेंगे और अनिश्चित समय है तो फॉर लिखेंगे। अब चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल्स में जैसे देखिए, सबसे पहले है माली सुबह से फूल तोड़ रहा है। क्या कहा गया बेटा? कि माली सुबह से फूल तोड़ रहा है। अब देखिए वाक्य के अंत में यहाँ पर आपको रहा है मिल रहा है, और मतलब रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है ना। और कब से? तो कार्य के जारी होने का समय भी है सुबह से। क्या है बेटा? सुबह से। तो अब इसमें कौन तोड़ रहा है? तो माली, गार्डनर। तो क्या करेंगे? द गार्डनर। उसके बाद में माली अकेला ही है ना, तो हैज़ लगाए और उसके साथ बीन ले लिए, हैज़ बीन। यानी द गार्डनर हैज़ बीन क्या कर रहा है? तो तोड़ रहा है। और तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है? प्लक, और उसका आईएनजी फॉर्म हो जाता है प्लकिंग, क्योंकि यहाँ पर हमें आईएनजी लगाना है। तो क्या करेंगे? द गार्डनर हैज़ बीन प्लकिंग, क्या तोड़ रहा है? फूल यानी फ्लावर। द गार्डनर हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर। अब सुबह से दिन का भाग है ना, मैंने कहा है कि सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि, ये सभी क्या है? तो ये सभी दिन के भाग हैं और इसलिए यहाँ पर निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग होगा और फिर मॉर्निंग लिख दिया जाएगा। तो क्या बना इसका? कि द गार्डनर हैज़ बीन प्लकिंग फ्लावर सिंस मॉर्निंग। अब और देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए वह 2 वर्ष से दिल्ली में पढ़ रहे हैं। इसमें भी अंत में रहे हैं मिला और समय में 2 वर्ष से मिला। तो अब जब इसका बनाएंगे तो कौन पढ़ रहे हैं? तो उत्तर क्या मिला? दे मिला। उत्तर क्या मिला बेटा? दे का प्रयोग हुआ। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे के साथ में हैव लग रहा है, दे बहुवचन है, तो हैव लगाएंगे और बीन का प्रयोग कर देंगे। अब वह क्या कर रहे हैं? तो वह पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग हो गया। यानी दे हैव बीन रीडिंग, वह पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? दिल्ली में। तो इन दिल्ली, इन दिल्ली, यानी दे हैव बीन रीडिंग इन दिल्ली। और कब से? तो 2 वर्ष से। अब ये 2 वर्ष क्या है? अनिश्चित समय है। ये किस दिन से जोड़ा जा रहा है, किस महीने से जोड़ा जा रहा है, इसका कोई भी निश्चित ज्ञान नहीं है। तो क्या लग जाएगा? फॉर, और उसके बाद में 2 ईयर्स। यानी वह 2 वर्ष से दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो इसका हो गया दे हैव बीन रीडिंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। और देख लीजिए, जैसे कहा गया 1 घंटे से बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, अंत में मिल रहा है। दूसरी चीज़ बेटा, बारिश होना मौसम से संबंधित है। और तीसरी चीज़ इसमें कार्य का जारी होना पाया जा रहा है। तो मौसम के लिए क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, तो इट हो गया। इसके बाद में हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, यानी इट हैज़ बीन। और क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? तो बारिश हो रही है। रैन मतलब होता है बारिश होना, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रैनिंग। यानी इट हैज़ बीन रैनिंग कब से? 1 घंटे। तो इसका क्या बन गया बेटा? इसका बन गया कि इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से बारिश हो रही है, यानी कि इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर एन आवर। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं और देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। आशा है आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो भी, और अगर समझ में आ गया है तो भी। अब चलते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस की ओर और निगेटिव सेंटेंस देखते हैं
कि इस काल के नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, मतलब अगर नकारात्मक वाक्य है तो अनुवाद करते समय हैज़ या हैव, देखिए यहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन तो लगता है, तो हैज़ या हैव के बाद तथा बीन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या करेंगे बेटा कि हैज़ या हैव के बाद रखेंगे और बीन के पहले रखेंगे, यानी कि दोनों के बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। चलिए स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या करेंगे, हैज़ या हैव हो जाएगा, उसके बाद में नॉट हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। देखिए हैज़ हैव पहले लिख लिए, फिर नॉट लिखे हैं और उसके बाद में बीन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, जो कुछ मतलब अन्य कॉम्प्लीमेंट्री शब्द बचेंगे उन्हें लिखेंगे, और उसके बाद में सिंस या फॉर, मतलब समय के अनुसार, अगर समय निश्चित हुआ तो सिंस और अनिश्चित हुआ तो फॉर, और उसके बाद में टाइम को लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। और एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स कह रहा है कि हम 1 महीने से चाय नहीं पी रहे हैं। अब देखिए अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया, और कब से, तो 1 महीने से। 1 महीना अनिश्चित समय है, कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया है। और कौन नहीं पी रहा है, तो हम। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले वी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद में हैव लिखेंगे और फिर नॉट लिखेंगे और फिर बीन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन। क्या नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ ना, इसलिए हैव के बाद नॉट बीन कर लिए। अब फिर पूछ रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, तो पी रहे हैं। तो चाय या कॉफ़ी पीने के लिए जब बात आएगी तो या तो सिप का प्रयोग करेंगे, SIP का, या फिर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टेक का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो चाहे जो भी लेंगे उसके साथ में ING फॉर्म होगा, तो टेकिंग हो जाएगा, यानी वी हैव नॉट बीन टेकिंग। और क्या नहीं पी रहे हैं, तो टी यानी कि चाय। वी हैव नॉट बीन टेकिंग टी, कब से बेटा, तो 1 महीने से, यानी कि फॉर 1 मंथ। वी हैव नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 1 मंथ, यानी हम 1 महीने से चाय नहीं पी रहे हैं। इसके बाद में देखें तो वह 2 दिन से अपना पाठ नहीं याद कर रहा है। तो कौन नहीं याद कर रहा है, तो वह नहीं याद कर रहा है। वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगेगी, तो हैज़ लगेगा। और नहीं भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसलिए नॉट लगा करके तब बीन लिखेंगे, यानी ही हैज़ नॉट बीन। क्या नहीं कर रहा है, तो याद नहीं कर रहा है, यानी कि लर्निंग। याद नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। और क्या नहीं याद कर रहा है, क्या नहीं याद कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, हिज लेसन। कब से नहीं याद कर रहा है, कब से नहीं याद कर रहा है, तो 2 वर्ष दिन से, यानी फॉर 2 डेज। तो क्या हो जाएगा, ही हैव नॉट बीन ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। इसके बाद में बेटा अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। इंट्रोगेटिव में आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस 3-4 प्रकार से शुरू होता है। तो यहाँ पर मतलब 3-4 प्रकार से होता है। तो पहला देखते हैं कि क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद। जैसे क्या से जब शुरू होगा तो आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन है या हैव बीन है, तो उसका अनुवाद बेटा हैज या हैव से शुरू करते हैं। हैज या हैव से शुरू करके, यहाँ शुरू से शुरू हो गया तो ये थोड़ा मिस हो गया, शुरू करके सब्जेक्ट के बाद तब बीन लिखते हैं। मतलब हैज या हैव पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ तक का हम लोगों ने देखा, इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बीन, फिर बीन के बाद में बेटा देखिए यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर देखा, हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। अब वही चीज़ हो जाएगा, वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड हो जाएगा,
फिर सिंस या फार हो जाएगा समय के अनुसार, और उसके बाद में टाइम हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स में यहाँ से समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में कह रहे हैं कि क्या 2 बजे से जंगल में शेर दहाड़ रहा है। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है, और उसके बाद में कब से, तो 2 बजे से, समय भी दिया जा रहा है। तो बेटा कौन दहाड़ रहा है, तो शेर दहाड़ रहा है। शेर के लिए क्या हो जाएगा, एक वचन है ना, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद में कब कौन है, तो शेर यानी द लायन, तो हैज द लायन। अब इसी के बाद में हम लोगों को बीन का प्रयोग कर लेना है। तो क्या हो गया, हैज द लायन बीन, फिर रोरिंग, क्या हो जाएगा, रोरिंग। कहाँ पर, तो जंगल में, यानी इन द फॉरेस्ट। हैज द लायन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस, सिंस लगेगा क्यों, क्योंकि 2 बजे से कह रहा है, 2 घंटे से नहीं है, 2 बजे से है, घड़ी का समय है, निश्चित है, इसलिए इसके साथ में बेटा सिंस का प्रयोग होगा। तो हैज़ द लायन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस 2 o'clock। क्या हो जाएगा, हैज़ द लायन बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट सिंस 2 o'clock, मतलब क्या 2 बजे से जंगल में शेर दहाड़ रहा है। ये आप लोगों का हुआ। अब देखते हैं, क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए कौन याद कर रहा है, तो तुम, और तुम के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, तो हैव हो जाएगा। तुम के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगी, तो हैव होगा। और उसके बाद में हम लोग यू लिखेंगे, फिर यू के बाद में क्या लिखेंगे, यू के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे बेटा, लर्निंग का प्रयोग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, याद करने का होता है लर्न, तो आईएनजी हो गया। यानी हैव यू बीन लर्निंग, क्या याद कर रहे हो, अपना पाठ। तो यू के साथ में अपना की अंग्रेजी योर लगती है, तो योर लेसन हो गया। यानी हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन, कब से, कुछ देर से, यानी फॉर सम टाइम। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर सम टाइम, क्या तुम कुछ देर से अपना पाठ याद कर रहे हो। आशा है आपको निगेटिव वाला भी समझ में आ गया होगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये क्या वाले वाक्य भी समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपको समझ में आ गया है तो भी आप बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं। अब हम लोग चलते हैं बेटा इसमें वाक्य के बीच वाले में। तो देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द होने पर, अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा, अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे, और उसी के साथ साथ, उस अंग्रेजी के साथ साथ ही हम लोग बाकी का जो क्या वाला रूल है ना, वही फॉलो कर देंगे। यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वही चीज़ स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, क्वेश्चन वर्ड, QW मतलब क्वेश्चन वर्ड लिख लिया है, फिर हैज या हैव लिखा है, उसके बाद में फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट लिखा है, और सब्जेक्ट के बाद में फिर क्या किया है बेटा, तो सब्जेक्ट के बाद में बीन का प्रयोग किया है, और बीन का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया। मतलब सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। इस प्रकार से ये हम लोगों का स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, इसका एग्जाम्पल्स कह रहा है, इसका एग्जाम्पल्स कह रहा है कि कमलेश 2 वर्ष से कानपुर में कहाँ रह रहा है। तो कौन कहाँ रह रहा है, कमलेश। अब देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, कहाँ है ना, और ये कहाँ है, बीच में है। कहाँ है, लेकिन कहाँ है, तो बीच में है। और इसके अनुसार यहाँ पर आपको व्हेयर सबसे पहले लिखना होगा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो व्हेयर लिखेंगे। अब कौन रह रहा है, तो कमलेश। कमलेश कितना है, तो 1 है। तो क्या करेंगे बेटा, हैज लगा करके फिर कमलेश लिखेंगे।
उसके बाद में फिर क्या करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, यानी व्हेयर हैज कमलेश बीन। क्या करेंगे, व्हेयर हैज कमलेश बीन। अब देखिए क्या कर रहा है, तो रह रहा है यानी लिविंग हो जाएगा, और कहाँ पर, तो कानपुर में, यानी इन कानपुर। कब से, तो 2 वर्ष से। 2 वर्ष कैसा समय है, अनिश्चित समय है, और इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए फॉर लगेगा, फिर 2 years हो जाएगा। वाक्य पूछा गया था कि कमलेश 2 वर्ष से कानपुर में कहाँ रह रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, व्हेयर हैज कमलेश बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 2 years। अब इसके बाद में देखते हैं कि तुम 1 घंटे से क्या कर रहे हो। देखिए क्या बीच में आ गया, यहाँ पर क्या तो है लेकिन ये शुरुआत में नहीं है, क्या कहाँ पर है, बीच में है। तो जब बीच में है बेटा, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी को लिख लीजिए व्हाट, और उसके बाद में कौन कर रहा है, तो तुम क्या है, बहुवचन है, मतलब इसके साथ में बहुवचन की क्रिया लगती है, तो इसलिए हैव लिखा गया, व्हाट हैव। फिर हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट लिखेंगे तब बीन लिखेंगे, व्हाट हैव यू बीन। अब करना का क्या होता है, डू, और डू का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, यानी व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। क्या हो जाएगा बेटा, फॉर एन आवर हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। देखिए हम लोगों को इस तरीके से पढ़ना है कि एकदम से इसे दिमाग में सेट कर लेना है, और फिर भूलना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके अपवाद को, एक्सेप्शन को। नहीं, यहाँ पर पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या कह रहा है, ये हो चुका है, हाँ ये हो चुका। इसमें बेटा एक अपवाद भी आता है। मैंने अभी आप लोगों को कहा है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो सबसे पहले उन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, ऐसा मैंने बताया है। और यहाँ देखिए अपवाद क्या है, अगर ये इस तरीके से देखिए, वह यह पाठ कब से याद कर रहा है। देखिए अगर वाक्य में आप लोग देखते हैं कि कभी कभी स्थान या कारण ये सभी पूछा जा रहा है, भैया कहाँ रह रहा है, तो स्थान पूछा जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो कारण पूछा जा रहा है, और कभी कभी आप देखते हैं सब्जेक्ट को भी गायब कर देता है, कौन रो रहा है, तो वहाँ सब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट गायब हो गया। और यहाँ पर आपसे समय ही पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है, समय, मतलब वह यह पाठ कब से याद कर रहा है, मतलब उसके याद करने का समय। देखिए अगर यहाँ पर कब होता, मतलब से ना होता, जैसे से यहाँ से अगर नहीं होता तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता, लेकिन कब से कह दिया गया, मतलब आपसे समय पूछा जा रहा है, और ये क्या है, ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो गया। तो मतलब इस नियम के अनुसार हमें व्हेन सबसे पहले लिखना चाहिए। और देखिए व्हेन शब्द से ही तो हमें समय पता चलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि तुम कब से याद कर रहे हो, तो तुमने कहा सर जी 1 बजे से या 2 बजे से, तो बेटा यहाँ कब से वाले शब्द से ही तो हमें क्या मिल रहा है, समय मिल रहा है। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर हमें निश्चित समय ही मिलेगा, इसलिए इसके पहले हम लोग समय के पहले ही तो सिंस या फार लगाते हैं, तो इसके पहले ही सिंस का प्रयोग कर देंगे, यानी सिंस व्हेन। अब कौन याद कर रहा है, तो वह, तो उसके लिए हैज लग जाएगा, तब ही लिखा जाएगा, फिर बीन लिखा जाएगा। याद करने का होता है लर्निंग, तो यहाँ पर लर्निंग हो गया। और क्या याद कर रहा है, तो यह पाठ यानी दिस लेसन। तो सिंस व्हेन हैज़ ही बीन लर्निंग दिस लेसन, यह पाठ कब से याद कर रहे, वह यह पाठ कब से याद कर रहा है। आशा है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अभी कोई संदेह है तो आप उसे ज़रूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं बेटा इसके बाद में अगले वाले पर, और अगले वाले में देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक होने पर, जैसे मान लीजिए प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नहीं भी कहा जा रहा हो, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है और उसके साथ साथ में नकारात्मक भी है, तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। स्ट्रक्चर में आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा,
फिर हैज या हैव होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा और फिर बीन होगा और इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर सिंस या फॉर होगा और उसके बाद में टाइम होगा। ठीक है, क्या क्या होगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर सिंस या फॉर होगा और उसके बाद में टाइम होगा। चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? इसका एग्जाम्पल कह रहा है तुम 2 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। तो देखिए क्यों यहाँ पर बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे व्हाई। क्या लिख लेंगे? व्हाई। अब कौन नहीं आ रहा है, तो तुम, और तुम के अनुसार क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। फिर हम लोग यू लिखेंगे और नॉट बीन लिखेंगे, यानी व्हाई हैव यू नॉट बीन। क्या नहीं कर रहे हो, तो आ रहे हो। आने की अंग्रेजी क्या होती है? कम, और कम का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? कमिंग हो जाता है। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पर यानी हियर। और उसके बाद में कब से, तो 2 दिन से, फॉर 2 डेज। अब देखिए इसका क्या बना? व्हाई हैव यू नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। अब देखते हैं एक चीज़ और यहाँ से, दूसरा एग्जाम्पल कि क्या वह रोगी सुबह से दवाई नहीं खा रहा है। देखिए क्या से शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी हैज या हैव से शुरू होगा। अब कौन नहीं खा रहा है, तो वह रोगी। तो वह रोगी के लिए क्या लिखेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रोगी एक वचन है, बहुवचन नहीं है बेटा। तो क्या करेंगे? हैज। अब वह रोगी के लिए दैट पेशेंट, हैज दैट पेशेंट, और फिर हम नॉट लिख लेंगे, उसके बाद में बीन लिख लेंगे, यानी हैज दैट पेशेंट नॉट बीन। क्या नहीं कर रहा है? दवाई खा रहा है। तो दवाई खा के पेट नहीं भरना है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं होगा। दवा खाने के लिए टेक का प्रयोग होता है, नाश्ता करने के लिए टेक का प्रयोग होता है, चाय कॉफ़ी पीने के लिए टेक का प्रयोग होता है। जब भी हम कोई हल्का पेय पदार्थ या हल्का खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसके साथ में टेक का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, टेकिंग। फिर मेडिसिन, कब से? तो सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग। क्या बनेगा इसका? तो हैज़ दैट पेशेंट नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मॉर्निंग। अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले रूल की ओर। अगला रूल कह रहा है कि वाक्य में कौन होने पर, अगर मतलब कौन है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हु लिख करके, मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हु। उसके बाद में हैज़ बीन, या मतलब केवल यहाँ पर हैज़ बीन लगेगा, हैव बीन नहीं लगेगा, के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या करेंगे? कौन लिखेंगे, उसके बाद में हैज़ बीन लिखेंगे, कौन के लिए हु लिखेंगे, फिर हैज़ बीन लिखेंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हु, फिर हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बेटा। और एग्जाम्पल में हम दोनों तरीके के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यानी निगेटिव वाला भी और इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव हु वाला भी और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला भी। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं, आधे घंटे से कौन रो रहा है। कब से? आधे घंटे से। तो आधे घंटे से कौन रो रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे, और हु के साथ हमेशा हैज़ बीन लगेगा। तो क्या हो जाएगा? हु हैज़ बीन। और इसके बाद में फिर क्या करेंगे? इसके बाद में फिर हम लोगों को लिखना है वीपिंग। रोने का होता है वीप और उसका आईएनजी फॉर्म वीपिंग। देखिए तीन अंग्रेजी होती है। 3 अंग्रेजी कौन सी होती है? एक तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने वीपिंग का प्रयोग किया है। एक बेटा सॉब भी होता है। सॉब मतलब होता है सिसकी लेना। सॉब मतलब क्या होता है? सिसकी लेना। और एक होता है क्राई, मतलब जहाँ पर बहुत दुख में रो, मतलब चिल्लाते हुए रोना, जहाँ पर बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं ना, उसके लिए क्राई का प्रयोग करते हैं। और नहीं तो जनरली अगर किसी को रोना है तो क्या करेंगे? वीप का। तो वीपिंग फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे से या आधा घंटा के लिए क्या करेंगे? हाफ एन आवर। तो हो जाएगा कि हु हैज़ बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर।
अब अगला है कि 2 दिन से कौन नहीं सो रहा है। 2 दिन से कौन नहीं सो रहा है, यानी तो यहाँ पर कौन है तो हु लिखेंगे, और नहीं भी है तो क्या करेंगे, हैज़ नॉट बीन। हैज़ के बाद में नॉट लिख करके तब बीन लिखेंगे, तो हु हैज़ नॉट बीन। सोना का होता है स्लीप, हो जाएगा स्लीपिंग। कब से, तो 2 दिन से, यानी फॉर 2 डेज। हु हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज, यानी 2 दिन से कौन नहीं रो रहा है। आशा है कौन वाले वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आप यहाँ से कि कितना, कितनी, कितने, ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका स्ट्रक्चर बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी देख लेते हैं। कितना, कितनी, कितने है, तो उसके लिए हाउ मेनी या हाउ मच। अगर नाउन काउंटेबल है तो हाउ मेनी का प्रयोग होगा। इसके बाद वाली संज्ञा अगर गिनने योग्य है तो हाउ मेनी लगेगा, और अगर इसके बाद वाली संज्ञा गिनने योग्य नहीं है यानी अनकाउंटेबल है तब क्या लगेगा बेटा, तो हाउ मच लगेगा। और ऐसे ही कौन सा, कौन सी, कौन से हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, चाहे कौन सा हो, चाहे कौन सी हो, चाहे कौन से हो, तो उसके लिए व्हिच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं किसका, किसकी, किसके, मतलब चाहे जो इन तीनों में से, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए बेटा हुज का प्रयोग करेंगे। किसका, हुज का। अब देखते हैं, ये चीज़ें तो हम लोगों की हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और देख लेते हैं कि इनके बाद में कोई ना कोई संज्ञा शब्द तुरंत होगा, तो जो भी संज्ञा शब्द होगा उसका हम प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद में उस रिलेटेड नाउन की अंग्रेजी को लिखेंगे। जो भी संज्ञा होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर हम लोगों को हैज या हैव लगाना है, लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उस संज्ञा के अनुसार नहीं लगेगा। तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, तब फिर बीन लिखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, सिंस या फॉर लिखेंगे, और टाइम लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल्स को। तो इसके एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल्स है कि पूनम 2 दिन से कितना पाठ पढ़ रही है। देखिए कितना आया ना, और कितने के बाद में एक शब्द क्या है, पाठ। पाठ क्या है, गिनने योग्य है, काउंटेबल है। भैया 1 पाठ पढ़ाया गया, 2 पाठ पढ़ाया गया, या 1 पाठ पढ़े, 2 पाठ पढ़े, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ मेनी लिखेंगे क्योंकि पाठ काउंटेबल है, और उसके बाद पाठ की अंग्रेजी को भी लिख लेंगे। तो हाउ मेनी लेसन, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, कौन पढ़ रही है, तो पूनम यानी कि हैज लगा करके तब पूनम लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। यानी कि हाउ मेनी लेसन हैज पूनम बीन, क्या कर रही है, तो पढ़ रही है, और पढ़ने के लिए क्या होगा, रीड होगा। रीड का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। कब से, तो 2 दिन से, फॉर 2 डेज। यानी कि हाउ मेनी लेसन हैज़ पूनम बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। अब अगला है कि वह सुबह से कौन सा काम कर रहा है। तो सुबह से के लिए क्या हो जाएगा, सुबह से के लिए बेटा क्या होगा, यानी कि सिंस होगा। अब यहाँ पर कौन सा है ना, तो सबसे पहले व्हिच लिखे, और कौन सा के बाद में आप देखिए यहाँ पर काम यानी वर्क नाउन है, तो व्हिच वर्क हो गया। अब कौन कर रहा है, तो वह के लिए क्या होगा, ही होगा, और इस अनुसार हैज ही बीन हो जाएगा। फिर डूइंग हो जाएगा, कब से, तो बेटा सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। व्हिच वर्क हैज़ ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये आप लोगों का इसका बन गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है कि यह बच्चा 10 मिनट से कितनी चीनी खा रहा है। अब बताओ कितना, कितनी, कितने मिला, लेकिन क्या चीनी काउंटेबल है, चीनी को क्या आप गिन कर लाते हैं। आप परचून की दुकान पर जाते हैं, किराने की दुकान पर जाते हैं, तो क्या वहाँ कहते हैं कि भैया हमें 10 चीनी दे दीजिए या 2 चीनी दे दीजिए, नहीं, आप कहते हैं मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो चीनी दे दीजिए। तो चीनी क्या है, अनकाउंटेबल है, परिमाणवाचक है उसका। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे, हाउ मच शुगर। फिर अब क्या करेंगे, हैज दिस,
है चाइल्ड मतलब यह बच्चा है ना, तो हैज दिस चाइल्ड बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट से कितनी चीनी खा रहा है। फिर है तुम 2 घंटे से किसकी किताब पढ़ रहे हो। कौन पढ़ रहा है, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और कब से, तो 2 घंटे से। तो और फिर किसकी किताब, तो देखिए किसकी के लिए हुज लिखेंगे और उसके बाद किताब शब्द है तो उसकी अंग्रेजी बुक लिख लेंगे, यानी हुज बुक। अब कौन पढ़ रहा है, तो तुम के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव लगेगा। तो हैव यू बीन, हैव के बाद यू लिख करके तब बीन लिखेंगे। तो हुज बुक हैव यू बीन रीडिंग, यानी पढ़ रहे हो कब से बेटा, तो 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, यानी हुज बुक हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है और इसके पहले हम लोग समस्त टेंसेस को पढ़ चुके हैं प्रेजेंट के, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये सब अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंग्लिश ट्रांसलेशन लिंक से आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और इसके बाद में अगर बेटा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आप में इस क्लास में या कहीं भी अगर कोई सुधार की आवश्यकता आपको है, नज़र आ रही है, तो उसे भी आप सुझाव दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उस पर ज़रूर सुझाव करेंगे। तो बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है, अगर पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, फुल यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।